नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हजार दुखों से गुजर रही भारत की पत्रकारिता का दुख आज 1000 गुना और ज्यादा गहरा लग रहा है। जिस पेशे को अपने पसीने से कमाल खान ने सींचा वो अब उनसे वीरान हो गया। कमाल खान हमारे बीच नहीं हैं। हम देश और दुनिया भर से आ रही श्रद्धांजलियों को भरे मन से स्वीकार कर रहे हैं। आप सबकी संवेदनाएं बता रही हैं कि आपके जीवन में कमाल खान किस तरीके से रचे बसे हुए थे। कमाल साहब की पत्नी रुचि और उनके बेटे अमान इस गम से कभी उबर तो नहीं पाएंगे, लेकिन जब कभी आपके प्यार और आपकी संवेदनाओं की तरफ उनकी नज़र जाएगी, उन्हें आगे की जिंदगी का सफ़र तय करने का हौसला देगी। उन्हें गम से उबरने का सहारा मिलेगा कि कमाल खान ने टीवी की पत्रकारिता को कितनी शिद्दत से सींचा था। एनडीटीवी से 30 साल से ज़्यादा समय से जुड़े थे। एक ऐसे काबिल हम सफ़र साथी को अलविदा कहना थोड़ा थोड़ा खुद को भी अलविदा कहने जैसा है। इन तस्वीरों में एक हसीन शख्सियत का जादू है और एक ज़हीन तबीयत की रौनक। किसी को उम्र का अंदाज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तमाम मसरूफियत के बीच कमाल खान की फिटनेस कई बार कमाल की लगती थी। 13 जनवरी की रात बड़ा भयंकर दिल का दौरा आया और कमाल खान को हमसे छीन ले गया। आपको कमाल की तस्वीरों में एक खास किस्म की सतर्कता और सावधानी दिख रही होगी। उनके स्वभाव में केवल नरमी नहीं थी, पुराने जमाने की शख्सियतों का अक्खड़पन भी था। होना भी चाहिए। हर काम 2 मिनट में और 2 लाइन में निपटा देने वाली टीवी की पत्रकारिता हो गई है। इसके बीच कमाल खान 2 मिनट की बात कहने और लिखने के लिए दिन दिन भर लगा दिया करते थे। ऐसे शख्स को हक है कि उसमें कुछ अक्खड़पन हो, ना कहने और टाल देने की अदा हो, वरना टीवी की रफ्तार कब किस हुनरमंद को अपने सुरंग में खींच लेती है और उसे जहीन से जहर में बदल देती है, पता नहीं चलता। और मैं इसे खूब समझता हूँ। अच्छी बात है कि कमाल उन चंद लोगों में से शामिल थे जिन्हें साफ साफ ना कहने और बहुत मुश्किल से हाँ कहने की आदत थी। उनकी इस अदा से आहत हो जाने वाले लोग भी आज रो रहे हैं, कमाल सर नहीं है। यह बात वाकई हैरानी की है कि इतने लंबे समय तक कमाल खान ने खुद को कीचड़ में बदल चुकी टीवी पत्रकारिता में कैसे कमल की तरह बचाए रखा। अब यह सब पूछने के लिए कमाल नहीं है, न कमाल खुद बताया करते थे। उनकी बताई गई तकलीफें बेहद रूटीन किस्म की हुआ करती थी कि कई दिनों से काम कर रहा हूँ, वक्त नहीं मिल रहा कि फलां स्टोरी को ठीक से कर सकूं, काफी पढ़ना है, वगैरह वगैरह। आप दर्शकों के साथ बहुत जुल्म हुआ है कि एक इंसाफ पसंद पत्रकार बेईमान हो चुकी पत्रकारिता की दुनिया से चला गया है। कमाल की शान में कुछ कमी रह जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। उनकी विदाई का यह स्क्रिप्ट कम से कम उतनी मेहनत से तो लिखा ही जाना चाहिए जिस मेहनत से कमाल अपनी 2 मिनट की रिपोर्ट का स्क्रिप्ट लिखा करते थे। 40-50 पंक्तियों की रिपोर्ट लिखने से पहले कई 100 पन्नों की किताबें पढ़ जाया करते थे। कुछ कहने से पहले आधिकारिक रूप से जांच परख लिया करते थे, तब जाकर लिखा करते थे, बोला करते थे। इस पूरी प्रक्रिया में एक संवेदनशील पत्रकार को कितने अंधेरों से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा वही लगा सकते हैं जो टीवी की दुनिया में बचे हुए हैं और उसी अंधेरे से गुजरते हुए काम कर रहे हैं। कमाल खान की भाषा पत्रकारिता की पुरानी भाषा है जो हमेशा नई लगती है। पुरानी से मतलब बीत चुके जमाने की नहीं, पुरानी से मतलब सही भाषा से है जिसे अब टीवी ने सत्ता की गुलामी में छोड़ दिया है। हैरानी की बात यह है कि कमाल की स्क्रिप्ट हमेशा रोमन में आती थी, हिंदी में भी आती थी, लेकिन ज्यादातर रोमन में आती थी। जब न्यूज चैनल शुरुआत कर रहे थे तब सॉफ्टवेयर की कमी के कारण सबने रोमन में हिंदी लिखना सीखा। कमाल को एक बार आदत लग जाए तो कमाल से छूटती नहीं थी। उर्दू और हिंदी के इस महारथी के लिखे स्क्रिप्ट को जब अपने ईमेल के इनबॉक्स में देख रहा था तो इस पर नजर पड़ गई। फिर लगा कि कमाल साहब कभी बदले ही नहीं। हम सब जब एनडीटीवी में आए तो किसी भी स्क्रिप्ट में इस तरह से लिखने की हिदायत दी गई, सबने इस तरह से लिखना छोड़ दिया, मगर कमाल खान अपनी पहली तालीम को आज तक नहीं भूले। जो पत्रकार क्रेडिट लाइन पहले लिखता हो वो वाकई इस पेशे को बहुत चाहता होगा। कैमरामैन का नाम लिखा है और रिपोर्ट दिल्ली में एडिट होगी या लखनऊ में, इसका भी जिक्र है। जैसे इस हिस्से को आप देखिए, कमाल खान ने अपने निर्देश में लिखा है
कि घंटों के फुटेज में बाइट का वो हिस्सा कहां मिलेगा ताकि एडिटर का समय बच जाए। इसे हम काउंटर कहते हैं। कमाल खान ने इस हिस्से को मिनट और सेकंड के हिसाब से लिखा है, यानी 7 सेकंड से लेकर 19 सेकंड तक, जिससे सटीक जानकारी मिलती है कि यह बाइट मात्र 11 सेकंड की है। ये कमाल खान थे, मतलब अनुशासन के पक्के शख्स थे हमारे कमाल खान। आपके भी कमाल। जैसे इस स्क्रिप्ट के पहले VO1 लिखा है, मतलब वॉइस ओवर 1। यह कमाल की आखिरी स्क्रिप्ट है और अंत तक उन्होंने टीवी की पहली ट्रेनिंग नहीं भूली। और बात कहने का फन देखिए, कम से कम शब्दों में सारी बात। जैसे यहां वो कह रहे हैं, धर्म सिंह सैनी पिछड़ी जाति से हैं, इसके बाद कुछ नहीं लिखा। यह काफी था बता देना कि उनके जाने का महत्व क्या है और कैसे देखा जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप कमाल खान की आखिरी रिपोर्ट को पूरा देखें। योगी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी आज बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। धर्म सिंह सैनी पिछड़ी जाति से आते हैं। सैनी ने भी अपने इस्तीफे की वजह स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही दलितों, पिछड़ों, किसानों की उपेक्षा बताया है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्पीड़न जिस तरीके से हो रहा था, ये आवाज बुलंद करी थी विधायकों ने, मंत्रियों ने, लेकिन इसे दबा दिया गया था। अलग अलग ग्रुप में बुला करके सरकार ने अपने दबाव में लेकर के उनकी आवाज बंद कर दी गई थी। सबसे पहले बीजेपी छोड़ने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बंगला इस दल बदल का केंद्र है। सुबह से ही यहाँ तमाम तरह के असंतुष्टों की भीड़ लग जाती है। औरैया के विधूना से विधायक विनय शाक्य भी आ जाए और बांदा की तिंदवारी सीट के ब्रजेश प्रजापति भी। लेकिन आज सबसे पहले इस्तीफा देकर यहाँ पहुंचे फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से बीजेपी MLA मुकेश वर्मा। ये बाबा नहीं बवाल हैं, ये भाजपा के काल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में बीजेपी मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ देंगे। मैं ऐसा बैटिंग करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज सबको 0 पे आउट करके उनको उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम करूंगा। दरअसल बीजेपी ने अपने विधायकों की जीतने की संभावना पर 3 सर्वे कराए हैं। इनमें प्रदेश बीजेपी के अलावा केंद्रीय बीजेपी के सर्वे भी हैं। पार्टी पहले 150 विधायकों के टिकट काटना चाहती थी, लेकिन नए हालात में 30 से 50 विधायकों के टिकट कटने की उम्मीद है। कुछ ऐसे लोग भी इस भगदड़ में जा रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और बाकायदे उन्हें मालूम हो चुका है कि भाजपा उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है। इस्तीफे अगर चुनाव के टाइम पे हों तो जाहिर है कि उसके ऊपर कई सवाल उठते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इतने बड़े पैमाने पे पिछड़े तबके के मंत्रियों और विधायकों के बीजेपी छोड़ के दल बदल करने का असर जरूर होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। जब भी उनसे किसी रिपोर्ट के लिए बात हुआ करती थी तो कमाल पूछते थे कि कितनी लंबी चाहिए। उन्हें लंबी रिपोर्ट में भी मजा आता था और छोटी रिपोर्ट के माहिर तो थे ही। कमाल खान को हमारे दर्शक बहुत याद कर रहे हैं। दरअसल टीवी की दुनिया के तमाम दर्शकों के पास कमाल खान की अपनी अपनी यादें हैं, भले वो हमारे चैनल के दर्शक ना हो। एक दर्शक ने हमें लिखा है कि शुभ प्रभात महोदय, जब से सुना है रो रहा हूं। यकीन नहीं कर पा रहा कि एक इतने अच्छे इंसान हमारे बीच से अचानक चले गए। शायद खुदा को उनसे ज्यादा ही मोहब्बत हो गई, हमसे भी ज्यादा। कल उनका कार्यक्रम देखा था प्राइम टाइम में। कितनी सहजता से उन्होंने मिसोजनी पर, पितृसत्तात्मक सोच पर अपने विचार रखे थे और समझाया था। हमेशा उन्हें एक ही सहज भाव में देखा, कभी विचलित होते, गुस्सा होते नहीं देखा। परमेश्वर ने उन्हें हमसे अपने पास बुला लिया। परमेश्वर उनके परिवार को, चाहने वालों को हिम्मत और हौसला दे। उन्हें सादर नमन। कि ये जो मिसोजिनी है, जो पेट्रियार्की है, जो एक फ्यूडलिज्म का भी पार्ट है, ये किसी राजनीति से नहीं, ये समाज से आती है। और शायद ये पेट्रियार्की जो है ये फादरहुड के कॉन्सेप्ट के साथ समाज में आई, या जो मार्क्सिस्ट मानते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट आया उसके साथ ये पैदा हुई। लेकिन आपको एक छोटी सी 1-2 मिसाल दें जिससे आपको लगेगा कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। गांव में अभी भी महिलाएं जो हैं वो अपने मर्दों के कहने पे वोट देती हैं, या जाति के कहने पे, या प्रधान जी के कहने पे, जो मर्द वहां डोमिनेट करते हैं।
कुछ समय पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी, भारतीय जनता महिला मोर्चा के लोग विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे थे। वहां वाटर कैनन चलने लगी। हम लोग एक फुटपाथ पे खड़े थे। उनकी एक नेता हमारे पास आई भाग करके शेड में खड़े होने के लिए। हमने उनसे पूछा, आप क्या करने जा रही थी जो आपके ऊपर वाटर कैनन चलाई जा रही है? उन्होंने कहा, हम अखिलेश यादव को चूड़ियां भेंट करने के लिए जा रहे थे। तो हमने कहा, और ये हमें रोक रहे हैं। तो हमने कहा, आप मुख्यमंत्री को चूड़ियां क्यों भेंट करना चाहती हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि वो नाकारा है इसलिए हम चूड़ियां भेंट करना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि क्या जो लोग चूड़ियां पहनते हैं वो नाकारा होते हैं? तो वो अचानक मतलब चौंक गई। उनको समझ में नहीं आया कि इसका क्या जवाब दें। तो ये जो पेट्रियार्की है, ये मर्दों का विरसा नहीं है, ये उतना ही औरतों का भी है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमने लखनऊ में एक बहुत बड़े अखबार के चीफ एडिटर को उनकी एक रिपोर्टर से नाराज होने के बाद ये कहते हुए न्यूज रूम में सुना कि औरत जात होकर के ऐसी बात करती है। वो अखबार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार होने का दावा करता है। उसका चीफ एडिटर कहता है कि ये औरत जात होकर ऐसी बात करती है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये हमारी रिपोर्टर है या हमारी मातहत है या वो जबान लड़ा रही है या मैं उसका बॉस हूं, वो मुझसे कह रही है। हमारे घर में आज भी जो महिला हमें खाना बनाती हैं उन्हें हम चाची कहते हैं। जब हम खाने की मेज पे बैठते हैं तो जब वो रोटी सेक के लाती हैं तो वो रोटी सबसे पहले हमारी प्लेट में डालती हैं, हमारी वाइफ की प्लेट में नहीं डालती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में हमेशा मर्दों के बाद खाना खाया है। 13 जनवरी को मैं नहीं था। नगमा शहर के साथ कमाल खान प्राइम टाइम में थे। कमाल खान को याद करते वक्त उनके काम करने की प्रक्रिया के बिना आप याद नहीं कर सकते। कितना और कब कहना है, इसके लिए घंटों मेहनत किया करते थे। एक और बात कहना चाहता हूं, कमाल की इन तमाम मेहनत से टीवी की पत्रकारिता ने कुछ नहीं सीखा। यह और बात है कि कमाल जैसे लोगों से खराब और बर्बाद हो चुकी पत्रकारिता जीवन भर दर्शकों के बीच अपना भरोसा कमाती रहेगी, कमाती है। जहां है जो है जैसा है के आधार पर लिखा करते थे, पर थे तो शायर तबीयत के, तो अपनी P2C में कमाल कुछ और भी हो जाया करते थे, पत्रकार भी और पत्रकार से ज्यादा भी। यूपी एमपी की सरहद पे एक इलाका है बुंदेलखंड, जहां लोग दाने दाने को मोहताज हैं और जहां सहरिया कबायली घास की रोटी बनाते हैं और पेट की आग उन्हें सांप और सियार खिलाने पे मजबूर करती है। माँ गुनाहगार हो या बेगुनाह, बच्चों के लिए तो माँ हमेशा माँ ही होती है। रूसी जबान का बच्चों का एक कोरस है कि पुस्त सिगदा बूदित सोनसे, पुस्त सिगदा बूदित नेबा, पुस्त सिगदा बूदित मामा, पुस्त सिगदा बूदू यानी काश की सूरज हमेशा बना रहे, काश की सृष्टि हमेशा कायम रहे, काश की माँ हमेशा जिंदा रहे और काश की मैं हमेशा जिंदा रहूं। बच्चे खुद हमेशा जिंदा रहने की दुआ इसलिए करते हैं कि अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे तो माँ के होने की खुशी कैसे महसूस करेंगे। बहुत पहले आदि शंकराचार्य ने कहा था कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, एह संसारे खलदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार माँ की कोख में आना, इस दुनिया में बार बार आने से मुक्ति का एक ही मार्ग है, कह नादान मन तू प्रभु का भजन कर। वसीम बरेलवी ने कभी लिखा था कि तुम ही शर्ते ताल्लुक तय करो, हम क्या बताएं। तुम्हारे पास दरिया है, हमारे साथ प्यासे हैं, लेकिन ये लोग हुकूमत की शर्तों पे नदी के साथ अपने रिश्ते तय करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हाकिमों ने दरिया को ताजिरों के हाथ बेच दिया है और ये लोग दरिया पे प्यासों की मिल्कियत चाहते हैं। दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि मरघट पे भीड़ है या मज़ारों पे भीड़ है, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निज़ाम। और तो मज़ारों पे लोग दुआएं मांगने जा रहे होंगे, लेकिन मरघट पे लोग मर के आ रहे हैं कोविड की वजह से। यह सोचना पूरी तरह से गलत होगा कि शायरी और दोहे के इस्तेमाल से कमाल ने दर्शकों में जगह बनाई। कई लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह कमाल के काम को ठीक से समझने का तरीका नहीं है। कमाल खान जानते थे कि उनके दर्शकों के जीवन में बहुत से दोहे हैं, शायरी है, कविता है, भजन है, मुहावरे हैं। इसके लिए भी वे काफी पढ़ा करते थे, बहुत सावधानी से चुनाव करते थे कि उनका पीस टू कैमरा यानी रिपोर्ट के अंत में जब रिपोर्टर अपनी बात कहता है, उसे कभी वे ताली बजाने का माध्यम नहीं बनाते थे, बल्कि शायरी और दोहे के इस्तेमाल से अपनी रिपोर्ट को व्यापक बनाते थे, उसमें जान डालते थे ताकि देखने वाला एक पत्रकार की मेहनत का मर्म समझ पाए।
कमाल ने हमेशा इनका इस्तेमाल धर्म के नशे में चूर होकर हैवान हो चुकी यूपी की सियासत को निकल आने का रास्ता दिखाने के लिए किया। बताया करते थे, आप तो ऐसे ना थे। वाजिद अली शाह यहाँ से बेदखल होकर कलकत्ता जाने लगे तो अफवाह उड़ी कि अंग्रेज उन्हें लंदन ले जा रहे हैं। तो लखनऊ की औरतों ने कैसर बाग में जमा होकर गाया, हजरत जाते हैं लंदन, कृपा करो रघुनंदन। तो राम यहाँ वाजिद अली शाह के भी कृपा निधान हैं। हमारे बचपन में जब वीडियो गेम्स नहीं हुआ करते थे, हम अपने घर में राम रावण युद्ध का खेल खेला करते थे। हमारे घर में काम करने वाला एक ईस्टर्न यूपी का लड़का हमसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय बुलवाता था। वो ज़ोर से चिल्लाता चारों भैयन की, और हम उससे भी ज़्यादा ज़ोर से बोलते जय। हमारे घर में किसी ने हमें ये नहीं बताया कि राम की जय नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि वो हिंदू हैं, इसलिए नहीं कि उनका कोई सेक्युलर एजेंडा था और वो चुनाव में हिंदुओं का वोट हासिल करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि राम भी हमारे कल्चर का हिस्सा थे। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन आज हर तरफ महामारी है, मौतें हैं, चीखें हैं, फिसकियां हैं। ऐसे उदास मौसमों में यहाँ कौन मुस्कुराएगा। कमाल खान को अपने शहर लखनऊ पर बहुत नाज था, जिस शहर की बदली सियासी फिजा ने कमाल खान जैसे नाम वाले पत्रकारों को अकेला भी कर दिया। नफरत की सियासत से लैस वही नेता, अफसर, हुक्मरान उनसे दूरी बनाने लगे जो कभी कमाल खान की हर बात पर दाद दिया करते थे। लखनऊ की भाषा बिगड़ने लगी। ठोक देने से लेकर सीधे लोक में भेज देने की भाषा पर लखनऊ दुनिया के किस बिरादरी में सर उठाएगा, ये लखनऊ जानता है। लेकिन कमाल खान को पता था कि जिस लखनऊ को वो देख रहे हैं वो उन्हें शर्मसार कर रहा है। कहते हैं शहर में पहले आप कहने में ट्रेनें छूट जाया करती थीं। यहाँ जब दोस्त से नाराज होते थे तो उसे आप कह के पुकारने लगते थे। लेकिन नए ज़माने के नेताओं ने यहाँ सियासत को दुश्मनी की एक नई ज़बान और एक नया मुहावरा दिया है, जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। इस शहर में अपने महल को भी गरीब खाना और दूसरे की झोंपड़ी को भी दौलत खाना कहने का रिवाज रहा है। अगर किसी का घर पूछना हो तो कहते थे जनाब का दौलत खाना कहाँ है, और अगर अपने घर किसी को बुलाना हो तो कहते थे जनाब हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाएं। मिर्ज़ा गालिब ने ज़बान की मिठास पे लिखा है कि कितने शीरी हैं तेरे लब कि रकीब गालियां खा के बेमज़ा ना हुआ, यानी गाली भी इतनी मीठी कि दुश्मन खुश हो गया। हमारे भी मुंह का मज़ा ख़राब हो गया आपको ये सब सुना के, लेकिन आपको ये पता तो होना ही चाहिए कि आपके और हमारे रहनुमा कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी माफ़ी के साथ तहजीब के शहर लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया के लिए। NDTV का न्यूज़ रूम आज अदब से वीरान हुआ है। कमाल खान अब नहीं है, टीवी की दुनिया बदल गई। अब कोई दूसरा कमाल खान नहीं आएगा। उसके दो कारण हैं। इस मुर्दा समाज में वो ताकत नहीं बची है कि उसके घरों से कोई ऐसा पत्रकार निकले, और दूसरा NDTV जैसा चैनल भी नहीं जहां किसी को 30 साल तक अपनी जिद, जुनून और हुनर पर चलते हुए कमाल खान बनने का मौका मिले। इतने बड़े देश में इस खालीपन की बात करना कमाल को भी शर्मसार करता और उनके सहयोगियों और साथियों को भी कर रहा है। कमाल खान की पत्रकारिता को अमूमन लोग उनकी भाषा की नफासत और उनके पिटूसी की शेर व शायरी के लिए याद करने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि कमाल कई अर्थों में बहुत गहरे पत्रकार थे। हमारे समय में जब पूरी की पूरी पत्रकारिता की स्मृति जैसे ख़त्म होती जा रही है, कमाल उसको बिल्कुल उसकी स्मृति से जोड़ते थे। वो किसी भी मुद्दे को वो देश काल के चारों ओर फैला देते थे। एक बार उन्होंने एक पिटूसी की थी, अयोध्या पे अगर खबर कर रहे थे। वो गंगा जमनी संस्कृति को लेकर थी कि कैसे अयोध्या में मंदिरों में जो देवताओं के फूल और कपड़े होते हैं वो मुस्लिम घरों से आते हैं। वो कहते हैं सारी स्टोरी कर लेने के बाद कि यहाँ से 100 मील दूर मगहर में वो कबीर सोया है जिसने 600 साल पहले कहा था। अचानक इस एक वक्तव्य से कमाल अपनी स्टोरी को 600 साल पीछे ले जाते हैं और बनारस से मगहर तक, अयोध्या से मगहर तक उसको बिखेर देते हैं। ये काम हमारे समय का कोई दूसरा पत्रकार उतनी नफीस भाषा में नहीं कर सका। और जब मैं नफीस भाषा की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी नकली और मुलायम भाषा थी। वो बड़ी सख्त भाषा अपने ढंग से, वो हमारी जातीय स्मृति में किसी कंकड़ की तरह पड़ती थी। वो हमारे भीतर के जलाशय में तरंगे पैदा करती थी। कमाल खान को इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ा कि यूपी के मुख्यमंत्री ने उन्हें कभी इंटरव्यू नहीं दिया।
दरअसल वे भी आज कमाल को याद कर रहे होंगे। उन्हें पता तो होगा ही कि कमाल खान किस मिट्टी के बने हैं। उन्हें सत्ता तो मिली, लेकिन कमाल जैसे काबिल पत्रकार के सवालों की सोहबत का सुख नहीं मिला। यह बात उनकी श्रद्धांजलि के साथ भी दर्ज की जानी चाहिए। उस शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार को सत्ता ने अपनी परिधि से दूर रखा, लेकिन जनता ने उसे सीने से लगाए रखा। काफी पहले हमारे घर में भी एक ऐसा ही कैलेंडर लगा था। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें थीं, राम दरबार की झांकी। हमने राम को ऐसा ही जाना था, मर्यादा पुरुषोत्तम, सौम्य, शालीन, धीर, गंभीर, वीर और त्यागी। लेकिन वीएचपी ने उन्हें ऐसा बनाया है, आक्रामक, हमले को आतुर। साथ में है वीएचपी के आर्किटेक्ट का बनाया राम मंदिर का मॉडल। बचपन में हमारे पड़ोस में अखंड रामायण होती थी, हम लोग भी उसमें शामिल होते थे और बीच बीच में संपुट लगाते थे कि मंगल भवन मंगल हारी दरवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। उस रामचरितमानस में हमें अभी तक जहाँ तक याद है, राम को केवल एक बार क्रोध आता था, जब वो लंका जाते समय अपनी सेना को पार लगाने की समुद्र से विनती करते हैं और 3 दिन तक वो कोई जवाब नहीं देता, तो राम क्रोधित होकर अग्निबाण से समुद्र को सुखाने की बात कहते हैं। पूरे रामचरितमानस में राम का सिर्फ यही रूप वीएचपी को पसंद आया है, जिसका उसने ये कैलेंडर बनाया है। दरअसल तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो आदर्श पुत्र हैं। माँ के कहने पे 14 साल के लिए जंगल चले जाते हैं। वो आदर्श भाई हैं, लक्ष्मण को शक्ति होने पे रोते हैं। वो आदर्श पति हैं, सीता के लिए रावण का वध करते हैं। वो एक साथ राजा भी हैं और संत भी। जंगल जाते हुए चेहरे पे कोई कष्ट नहीं और वापस राज पाने पे कोई अभिमान नहीं। ऐसे ही राम की रामलीला को देखते हुए हम बड़े हुए। हमें याद है कि बचपन में हमारे घर के बाहर रामलीला होती थी और हमारा पूरा खानदान रोजाना बिना नागा उसको देखता था। राम की हम पूजा नहीं करते थे, लेकिन हमेशा से राम हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। और इकबाल ने तो लिखा है कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। जिस राम को हम जानते हैं वो तो इतने विनम्र हैं कि शिव का धनुष तोड़ने पे जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो कहते हैं कि नाथ संबुधन भंजनी हारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है। लंका जाते समय जब समुद्र पार करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले समुद्र की प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि प्रथम प्रणाम कीन्हि सिरनाई, कि राम सबसे पहले जाते हैं, सिर झुका के समुद्र को प्रणाम करते हैं और कुश बिछा के वहां बैठ जाते हैं। अभी भी हमारे इलाके में अभिवादन करने को जय राम जी की, राम राम, जय सिया राम कहते हैं। लेकिन वीएचपी ने उसे कुछ यूं बना दिया, बिल्कुल एक युद्ध घोष, मानो राम का नाम लेके हमला कर देंगे। और इस आक्रामकता का एक अंजाम 6 दिसंबर 1992 को देखने को मिला। कैफी आजमी ने कल्पना की है कि भगवान राम 6 दिसंबर 1992 को वनवास से लौट के अयोध्या पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि राम वनवास से लौट के घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए, रक्स दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए। पाँव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नज़र आए वहाँ खून के गहरे धब्बे। पाँव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फ़िज़ा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। अयोध्या में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। नियति ने कमाल खान को अपनी बात कहने का वक्त नहीं दिया, पर उनकी बातों में यह बातें दबी दबी चली आती थीं कि कमाल खान एक पत्रकार को लोग कमाल खान एक मुसलमान के रूप में देखने लगे हैं। आज के इस हिंसक दौर में कई मुस्लिम पत्रकारों की यह दुविधा और पीड़ा है। कमाल ने खुद को कई बार संभाला और अपनी बात कहने के लिए कलम की नींव सीधी रखी। वे जानते थे कि यूपी की राजनीति धर्म की आड़ में क्या क्या गुनाह कर रही है, फिर भी वे धर्म की बातें रखते वक्त बेहद सावधानी से अपनी बात कहा करते थे, ताकि लोगों को आईने में चेहरा दिखता रहे। वो कृष्ण जो सारी दुनिया में पूजे जाते हैं, वो कृष्ण जो दुनिया को जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा देते हैं, वो कृष्ण जिनकी मोहब्बत और अकीदत धर्मों और मुल्कों के आर पार जाती है,
वो कृष्ण जिनके गीत उर्दू और फारसी में मुसलमान गाते हैं, वो कृष्ण जिनकी भक्ति सारी दुनिया से यीशु के मानने वालों को यहाँ खींच लाती है, वो कृष्ण जिनकी मोहब्बत में अफगानिस्तान के पश्तून कबीले का एक मुसलमान सैयद इब्राहिम वृंदावन आके रसखान बन जाता है। अब वो बीजेपी नेताओं को बता रहे हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ें। उनका दावा यही है। ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि श्रद्धेय योगी जी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़ें और ये पत्र मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे दौर में जबकि न्यूज रूम में राम को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं और उसकी विसंगतियां हैं, कमाल खान के भी अपने राम हैं। वो राम जो तुलसी के मर्यादा, संयम और संघर्ष को अपनाते हैं, कबीर के यहां तर्क और ज्ञान से पोषित होते हैं, नानक के यहां सतनाम है, महात्मा गांधी के यहां एक कसक और हृदय विदारक कचोट, तो अल्लामा इकबाल के यहां आते हुए वो इमाम हिंद हो जाते हैं। कमाल के इस राम को अपनाए जाने के अपने खतरे हैं और उन तमाम लोगों के लिए बड़ी चुनौती है जो लोकतांत्रिक ढांचे में रहते हुए भी बराबरी, मानवीय संवेदना, नागरिकता, उसके हक और सवाल पर यकीन नहीं करते। कमाल खान ने अयोध्या से अनगिनत रिपोर्ट की। उन सब का संग्रह किया जा सकता है कहीं पढ़ाने के लिए, अगर कोई दिलचस्पी रखता हो तो। वे अयोध्या को कवर करते करते अयोध्या में रच बस गए। लखनऊ की तरह अयोध्या शहर भी याद करेगा कि किस कमाल से कमाल खान ने उसकी बात दुनिया के सामने पहुंचाई। गर्व के नाम पर नफरत के नारों से घिरी अयोध्या को कमाल खान किस खूबसूरती से अपनी रिपोर्ट में बचा लेते थे, जैसे कोई माली किसी टूटी हुई पंखुड़ी को उठाकर हथेली में रख लेता था। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम राज विषमता खोई। राम अयोध्या के राजा बने तो तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, दुश्मनियां दोस्तियों में बदल गईं, भेदभाव मिट गए। अयोध्या का मतलब ही है कि जिसके साथ युद्ध ना किया जा सके, लेकिन आज अयोध्या हमेशा युद्ध में नजर आती है। अयोध्या का नाम जहन में आते ही एक तस्वीर उभरती है, उन्माद के गुंबदों पे सवार कार सेवक, लहराते हुए भगवा झंडे और सड़कों पे जय श्री राम का युद्ध घोष करता हुआ हुजूम। लेकिन अयोध्या ऐसी नहीं है। ये अयोध्या के किसी एक दिन की तस्वीर हो सकती है, लेकिन अयोध्या के सारे दिन ऐसे नहीं होते हैं। हालांकि अयोध्या वैसी भी नहीं है जैसा रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी बताते हैं, लेकिन त्रेता के राम का कुछ असर कलयुग में भी तो अयोध्या पे होता ही होगा। भले अयोध्या की मजहबी नफरतों का बहुत प्रचार हो, लेकिन सच बात तो ये है कि अयोध्या के दिल में तमाम मजहबों के लिए बेइंतहा जगह है। कमाल को चाहने वाले करोड़ों दर्शक तरह तरह से उन्हें याद कर रहे हैं। एक दर्शक ने लिखा है कि मुझे अच्छे से याद है, एक बार जब लखनऊ में नई सरकार शपथ ले रही थी, तब कमाल खान ने कैमरे के सामने एक शेर कहा, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कमाल का पढ़ा हबीब जालिब का यह शेर आज भी आने वाले कल का भविष्य बताता है, ये उन्होंने लिखा है। एक और मैसेज में एक दर्शक ने लिखा है, मैं हमेशा उनकी रिपोर्ट देखने को लालायित रहता था और किसी दिन उनकी रिपोर्ट नहीं आती थी तो लगता था आज समाचार पूरे नहीं हुए। कमाल का पत्रकार, बाकमाल अंदाज, कमाल ही कर गया, चला गया वो कमाल करके। एक और दर्शक ने लिखा है, अच्छे और सच्चे लोग जो भारत को जोड़े रखना चाहते हैं कम होते चले हैं, कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह उन्हें बेहतरीन मकाम अता करे और उनके घर के सभी लोगों को सब्र और इस नुकसान से उबरने की ताकत दे, आमीन। एक कमाल की आवाज अचानक खामोश हो गई। अल्लाह कमाल भाई की मगफिरत करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। बार बार क्यों ऐसा लग रहा है कि कमाल खान के बारे में कुछ बातें छूट गई हैं या हमने ठीक से नहीं कही। दरअसल उनका काम इतना विशाल और गहरा है कि आज के दिन बहुत सी बातें छूटने ही वाली हैं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। उनकी बात याद आती है कि कैसे किसी स्टोरी को करने से साफ मना कर देते थे। दरअसल मना करना ही एक अच्छे रिपोर्टर की पहली निशानी है। उसे पता होना चाहिए कि कब ना कहना है। यह उसके काम के प्रति वफादारी है। वफादारी काम के प्रति होनी चाहिए, किसी हुजूर के प्रति नहीं।
उनके मना करने के कारण हमेशा पत्रकारिता के उसूलों के हिसाब से हुआ करते थे। कमाल की यह विदाई हम सब पर भारी पड़ रही है। परिवार के सदस्यों की तकलीफें तो इस वक्त यहां दर्ज नहीं है। अपने बेटे और अपनी पत्नी रुचि को बेहद प्यार करने वाले और उनके बारे में बात करते वक्त इस नफासत से उनका नाम लिया करते थे। लगता था कि बात करने की शालीनता ऐसी होनी चाहिए। इतना तो कहना बनता ही है कि बंदा बेहद खुददार था। उसकी पत्रकारिता का मेयार बहुत ऊंचा था। उसकी शोहरत आसमान तक पहुंचती थी, मगर उसकी शख्सियत हमेशा मिट्टी के करीब रही। लखनऊ सिर्फ वही नहीं है जो हमने चौंधवी का चांद, उमराव जान, पाकीज़ा, पालकी, मेरे हुजूर और शतरंज के खिलाड़ी में देखा है। लखनऊ उससे कहीं आगे निकल गया है। उसकी खुशबू वही है, लेकिन लखनऊ लिबास बदल रहा है। मैं एक बार एक सरकारी अस्पताल में एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवाने के लिए गया। एक स्टाफ के कहने पे झाड़ू लगा रहे एक शख्स ने झाड़ू रखी और मुझे इंजेक्शन लगाने आ गया, लेकिन तभी वहाँ मौजूद डॉक्टर ने मुझे पहचान लिया और उसे भगा के कंपाउंडर से इंजेक्शन लगवाया। यहाँ ये आम बात है, जब कोई हादसा हो जाता है तो रिक्शे वाले राजू की मेडिकल प्रैक्टिस बंद हो जाती है, लेकिन मामला ठंडा होते ही फिर शुरू हो जाती है। माना जाता है कि ख्वाब मोटे तौर पे 8 तरह के होते हैं: डरावने ख्वाब, सुहाने ख्वाब, बार बार आने वाले ख्वाब वगैरह वगैरह। लेकिन ये 9वें तरह का ख्वाब है जो उधार का ख्वाब है। भले अखिलेश यादव पैसा दे के ख्वाब देखना चाहते हों, लेकिन अफसरों की काबिलियत तो देखिए, 1000 करोड़ का ख्वाब उधार में ही दिखवा दिया है। राहुल गांधी की रैली में भारी बारिश की वजह से सब कुछ तहस नहस हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये कांग्रेस की रैलीज में अभी तक जो हमने देखा है, ये सबसे हाईटेक रैली है जिसमें ड्रोन से शूटिंग हो रही है, तमाम क्रेन्स लगी हुई हैं, मल्टी कैम सेटअप पार्टी की तरफ से लगाया गया है। यूं तो पानी आग बुझाता है, लेकिन इस बार पहाड़ के पानी ने आग लगाई है। सब्जियों के दामों में आग। ये आग नज़र तो नहीं आती, लेकिन जेब में महसूस होती है। सब्जी खाने वाले और सब्जी बेचने वाले दोनों यही कहते हैं कि ऐसी आग तो पहले कभी नहीं लगी थी, इसे बुझने में वक्त लगेगा। एक पुराना शेर है कि जीने पे जिनको पास बिठाना मुहाल था, मरने के बाद कांधे पे उनको उठा लिया। लेकिन आज के दौर में ये उलट गया है। जीने पे जिनके पास बैठते थे, मरने के बाद उनकी अर्थी को 4 लोगों का कंधा नहीं मिल रहा है, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं नसीब हो रही हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है। आज कहने को जी नहीं कर रहा कि आप ब्रेक ले लीजिए। कमाल खान ने ब्रेक ले लिया है, आप भी ले लीजिए। टीवी की पत्रकारिता के कुछ शब्द हैं। P2C, पीस टू कैमरा, मतलब जब रिपोर्टर कैमरे के सामने खुद खड़ा होता है और कैमरे में देखते हुए दर्शकों को अपनी बात बताता है कि उसने क्या देखा। यह वो हिस्सा है जहां पत्रकार उन तमाम आधिकारिक दावों के समानांतर अपनी बात कहता है, दर्शकों को इशारा कर देता है कि सच किस तरफ है। कमाल इस फन के माहिर थे। कमाल खान का हर दर्शक उनकी रिपोर्ट के आखिर का इंतजार करता था कि अब कमाल साहब आ रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। अब उनकी रिपोर्ट नहीं आएगी, मगर जो कहा है वो इतिहास है, उसे आप देख सकते हैं। हमारी गाड़ी प्रदर्शन से थोड़ी दूर खड़ी हुई थी। गाड़ी के ऊपर प्रेस भी लिखा हुआ है, एनडीटीवी का स्टिकर भी लगा हुआ है, ड्राइवर भी मौजूद था। हमारे ड्राइवर को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई की, गाड़ी से खींच के उसको ढकेल दिया। गाड़ी की छत आप देख सकते हैं, इसके ऊपर कम से कम 15 भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चढ़े हुए थे, जो डंडों से, गुम्मों से और जूतों से इसको कुचल रहे थे। गाड़ी का कोई भी शीशा सलामत नहीं बचा है, उसको पूरी तरह तोड़ के बर्बाद कर दिया। ये बताने के लिए हमने बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी फोन किया कि अगर वो अपने किसी कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं कि वो हमारी गाड़ी के ऊपर अटैक मत करें, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है, लेकिन हम तो कवरेज करने के लिए आए हैं। बीजेपी दफ्तर से गुम्मेबाजी हो रही है, हमारे पास हेलमेट भी नहीं है, हम हैं मीडिया के लोग तो यहाँ जान हथेली पे लेकर के इस तरह के पथराव, लाठीचार्ज के बीच में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
25 साल बाद अब यह तय हो पाया है कि आडवाणी जी, जोशी जी वगैरह के ऊपर बाबरी मस्जिद गिराने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चलेगा। अगर यह साबित हो जाता है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में, तो देखना होगा कि ऊपर की अदालतों में अभी इस मुकदमे को कितना वक्त लगता है। बहरहाल अभी एक शुरुआत है। अमित शाह का बीजेपी की मीटिंग अयोध्या में करना, रामलला के दर्शन करना, मंदिर वहीं बनाने के संकल्प को दोहराना और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का यह कहना कि राम मंदिर ही देश में राम राज्य लाने की धुरी है, क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के ठीक पहले बीजेपी भगवान राम के काफी करीब आ गई है और हो सकता है ये दोहरा भी रही हो, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे, काहे को डरे। रवायत तो यही रही है कि जिंदगी में जिनसे रिश्ते खराब भी रहे हों, मरने के बाद उनकी भी मिट्टी में शरीक होते हैं। किसी ने लिखा है कि जीने पे जिनको पास बिठाना मुहाल था, मरने के बाद कांधे पे उनको उठा लिया। लेकिन कोरोना से मौत के खौफ ने बलरामपुर में इनसे ये सब करवा दिया है। कोरोना ने दुनिया में बहुत कुछ बदल दिया है, इंसानियत भी उसका शिकार हुई है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।